बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स इट। और तो फिर हम लोग एक बार पूरा शुरुआत कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फेज़ 1 एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही विद रिस्पेक्ट टू फेज़ 1? सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग पे फोकस कर लेते हैं बिकॉज़ आई फील लाइक कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में। बहुत सारे लोग क्वांट और रीजनिंग में चाहे पेपर आसान आ जाए, चाहे पेपर टफ आ जाए, बड़ा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है सेक्शनल निकालना। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? आपने क्या किया और आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच? सर मुझे लगता है कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस सारा मैं जो भी बोलूँगा एक्सपीरियंस के बेसिस से ही बोलूँगा। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछले लास्ट टाइम में मैंने जैसे क्वांट्स ले लें या रीजनिंग ले लें, जो भी सिलेबस है, सिलेबस मतलब जो डिफाइंड होता है कि हाँ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, तो मैंने सारे टॉपिक्स करने का कोशिश किया था पिछले अटेम्प्ट्स में। बट इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखे कि कौन-कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज रखते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखे और उसके बाद मैंने एक अपनी डायरी में नोट कर लिया कि ये टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज़ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैंने 3-4 क्वेश्चन्स आ ही जाते हैं। तो मैंने वो उस टाइप के लिखे अराउंड 15 क्वेश्चन्स मेरे बन जाएँ। ऐसे मैंने 7-8 8-9 टॉपिक्स रख लिए थे। और मुझे ये था कि मेरे को वो 8-9 टॉपिक्स हैं, उनको फ्रॉम द स्क्रैच मुझे सब कुछ करना है उसका। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 8-9 टॉपिक्स हैं उनमें से कुछ भी मिस हो जाए। तो मैंने ये ट्राई किया कि आई शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सारा किया, स्टार्टिंग से किया। ऐसा नहीं कि मुझे आता है कोई टॉपिक कि नहीं मेरे को, मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे कि हाँ, ये वाले मतलब कुछ भी मतलब टॉपिक छूटे ना उसमें से। सेम मैंने रीजनिंग में किया। रीजनिंग में मैंने आज तक कभी मतलब पजल अटेम्प्ट की भी नहीं थी और अगर की होगी तो हुई नहीं थी। तो मुझे समझ में आया था कि मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर क्योंकि 60 क्वेश्चंस आते हैं, 30 तो ये पजल और ये सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह रहते हैं, लेकिन 30 और मिसलेनियस भी रहते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग से ये क्लियर था कि मुझे पजल नहीं चुना है, लेकिन मिसलेनियस छोड़ना भी नहीं है। तो मैंने इस बार वही मिसलेनियस की प्रैक्टिस की, मिसलेनियस सारी किए और एग्जाम में भी उनको उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने का कोशिश किया। सेम गोज़ फॉर क्वांट्स। और इंग्लिश में कुछ मैंने सर अलग से नहीं किया था, क्योंकि इंग्लिश कुछ मतलब कभी-कभार इस बार थोड़ा डिफ़िकल्ट सा लगा था, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट इंग्लिश मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, मेरा मॉक मैं दे रहा था, तो मुझे मॉक में ठीक-ठाक नंबर आ रहे थे। तो उसमें ठीक-ठाक मार्क्स आते हैं, तो मुझे पता था कि उसमें फाइनल वाले में भी आ जाएगा। स्टार्टिंग में होता है कि आपके इंग्लिश बहुत दिनों से टच में नहीं है, तो कुछ जैसे एरर वाली चीज़ें होती हैं, तो उसकी मैंने एक आध बार रूल देखे होंगे कि हाँ, ठीक है, एक बार ब्रश अप तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर मैंने मॉक ही किया था। मतलब क्वांट्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करके तब मॉक दिए थे, बट मैंने इंग्लिश डायरेक्टली मॉक से किया था। ओके। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा-सा हम लोग थोड़ा और मेथोडिकल लेके जाएँ, जैसे अगर कोई बच्चा है, आपने ओवरऑल बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं और आपने बोला कि यू डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। आप तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? आप किसी भी टॉपिक को पकड़ते थे, जैसे यूजुअली हर एक टॉपिक में 5 या 6 तरीके के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपने आइडेंटिफाई किया, लर्न किया और कितनी प्रैक्टिस करी? व्हाट प्रैक्टिस डू यू फील इज इनफ फॉर यू टू थिंक कि ये टॉपिक अब मेरा हो गया? तो एक रफ एस्टिमेट भी मिल जाए जिससे स्टूडेंट्स को अंदाजा लग जाए कि कहाँ रुकना है, सो दैट यू कैन गो बियॉन्ड। सर मैंने एक डायरी बनाई थी, तो क्वांट्स के लिए मैंने बहुत कुछ उसमें नोट तो नहीं किया था, बट मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे किया था। तो मैंने डायरी बनाई, डायरी में मैंने लिखा कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बाद मैंने 4-5 पेज छोड़ दिए, फिर दूसरे टॉपिक जो भी मेरे को 8-10 टॉपिक जो मैंने लिए थे, ऐसे करके 3-4 पेज छोड़ के मैंने वो डायरी में लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नंबर सिस्टम का मान लीजिए वीडियो देखा, तो उसमें मेनली 8-10 टाइप के रहते हैं कि हाँ, मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 3, ये वो तामझाम। तो सर वो सब चीजें मैंने उसमें सब नोट कर लिए थे कि ये क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने नोट कर लिया। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो देखा, उसमें मुझे पता है कि हाँ, ये वाला बेसिक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे लिखना नहीं है, तो मैंने वो तो पता ही है। कुछ अलग से कुछ उन्होंने 1 घंटे का वीडियो या 1.5 घंटे के वीडियो में मान लीजिए 15 टाइप के क्वेश्चन करवाए सर। तो 15 टाइप के मतलब 15 वो 6-7 टाइप होंगे, उसमें 1-2 रिपीट भी करवाते हैं। तो उन 15 क्वेश्चंस में से अगर मुझे 3-4 नहीं आते हैं,
तो मैंने उन 3-4 क्वेश्चंस को नोट कर लिया अपने डायरी में, भाई कैसे करवाए हैं उन्होंने, और क्वेश्चन नोट कर लिया, नीचे आंसर भी उनका इस टाइप से करना है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मुझे वही मतलब क्योंकि बाकी तो मुझे आती हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं वो मैंने एक आध बार फिर से देख लिया और मॉक दिया। तो मॉक में अगर मैं, क्योंकि मॉक में थोड़ा क्वेश्चन लंबे-लंबे ऐसे आते हैं आजकल, थोड़े आरबीआई के ट्रेंड हो गया कि कई सारे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ लेते हैं क्वांट्स में। तो मॉक में अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ 80-90%, क्योंकि सर टाइम की वजह से भी हम पूरा नहीं कर पाते, उन 15 क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे पता है कि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं फिनिश कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन ठीक लेवल पे है और एग्जाम में जितने भी आएंगे मैं इतना कर लूंगा कि मेरी कट ऑफ इजीली निकल जाए। तो मैंने उसी चीज को किया था। Okay. Saurabh, if you want to ask anything in quant reasoning. सत्यम, जितने भी बिगिनर्स लोग होते हैं उनका यही डाउट होता है क्वांट रीजनिंग को लेकर कि जैसे आपने बताया कि आपने कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लिए थे और आपने उन सेलेक्टेड टॉपिक्स पर ही फोकस की थी, ठीक है। तो जैसे सर ने भी पूछा कि प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, ये तो चलिए आपने आंसर कर दिया अपने एंड से कि आपको जो जो डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर आप रख लेते थे और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते थे। तो बट जनरली लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि उनको कवरेज कितनी करनी चाहिए, और स्पीड को लेकर भी बहुत लोग स्ट्रगल करते रहते हैं काफी टाइम तक कि उनके इनफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं जितना अटेम्प्ट होना चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ, या फिर कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ जाए, या फिर जो अटेम्प्ट किया उसमें मिस्टेक्स हो गई, बहुत ज्यादा गलती कर दी, तो फिर इवेंचुअली जितना अटेम्प्ट किया उतने में भी मार्क्स नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है विद टाइम, व्हाट डू यू थिंक? सर मुझे लगता है आरबीआई में एटलीस्ट क्वांट्स और रीजनिंग जो ग्रेड बी का है वो स्पीड टेस्ट मुझे नहीं लगता है। लाइक अगर मैंने कभी आरबीआई असिस्टेंट नहीं देखा पेपर, बट उसमें अगर 95 कट ऑफ जाती है 100 में से कट ऑफ देखिए तो वो स्पीड टेस्ट ही है, नो डाउट। और बैंक क्लर्क होता है, बैंक पीयू वगैरह होता है, वो स्पीड टेस्ट होते हैं प्री वाले। लेकिन इसमें आरबीआई में आपको अगर 200 में से 60-70 नंबर पे कट ऑफ जा रही है फाइनल, मतलब ओवरऑल, और मैथ में भी वही, क्वांट्स में भी 5-6 नंबर पे 8 नंबर पे कट ऑफ जा रही है, तो कहाँ सर स्पीड टेस्ट का तो कोई मतलब था ही नहीं। बस ये है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको मतलब क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं मैं सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने मॉक में भी यही प्रैक्टिस किया था कि क्वेश्चंस लाइक पहले मैंने एक बार देख लिया, मैंने सारे सर ट्राई किए थे, मतलब मैंने 8-9 मॉक्स दिए थे प्री के लिए। तो मैंने फर्स्ट मॉक में ऐसे ट्राई किया था कि ये वाले मतलब फर्स्ट क्वेश्चंस को मैं पहले क्वेश्चन बिना देखे, मतलब सारे 30 क्वेश्चन शायद 25-30 रहते हैं, तो मैं बिना देखे उनको सीधे सॉल्व करना शुरू कर दूं जो मुझे इजी लग रहा है। और फिर मैंने सेकंड मॉक में देखा कि पहले मैं एक बार देख लेता हूँ जो मेरे 8-9 टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने जल्दी जल्दी नोट कर लिया साइड में कॉपी से, पेन पे। तो उस पर फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिर मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया, मैंने दूसरे देखे ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया। तो मुझे दूसरा अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगा अपना। तो मैंने फिर नेक्स्ट 3rd 4th 5th जो भी अटेम्प्ट किए थे उसमें वही अप्रोच से किया कि मुझे ये वाले मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और ये करने हैं। मैंने उसमें भी सर वो मतलब जैसे उसमें भी 2 लेवल में लिखे थे कि टाइम, अब सर मैंने 8 टॉपिक उठाए हैं तो मुझे पता है कि 8 के 8 मेरे बहुत स्ट्रांग नहीं है, कुछ मेरे को बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं कि हाँ इन कॉन्फिडेंस बनता है, कुछ में कम बनता है। तो मैंने उसमें भी जो मेरे स्ट्रांग एरिया के क्वेश्चन थे तो मैंने ऊपर लिख लिए थे, मतलब 2 लाइनों में मैंने लिखा है, तो ऊपर उस वो वाले क्वेश्चन नंबर लिख लिए कि ये मेरे को फर्स्टली ये वाले अटेम्प्ट करने हैं, फिर सेकेंडली टाइम बचता है तो नीचे वाले में से 1-2 उठा लूंगा मैं। तो मतलब ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा था, मैंने प्री मतलब मॉक में किया था, फिर मैंने एग्जाम में भी यही ट्राई किया था। और एग्जाम में भी सर इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, तो इजी थे, काफी इजी आ गए थे, मतलब अब इजी थे नहीं थे लेकिन मैंने प्रैक्टिस उतना कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि वो मुझे इजी लगे थे। तो मैंने वो 5-6 क्वेश्चंस ऊपर नोट कर लिए थे, मैंने वो जल्दी से निपटा दिए, तो मेरे को लगा कि हाँ कट ऑफ तो निकल गया, मेरे को स्कोर खींचना है इनमें से, तो ठीक ठाक अच्छा मार्क्स आ गया था मेरे। ओके तो इसमें जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बताई, फॉर एग्जांपल ये मैं पर्टिकुलरली बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूँ, ये लोग करते नहीं है। आपने इतने मल्टीपल मॉक्स दिए, इन मल्टीपल मॉक्स देने के बावजूद, देने की वजह से ही आपको ये अपनी स्ट्रेटजी समझ में आई,
और ये बिल्कुल। यूजुअली फैक्टर होता ही है कि जितना आप ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपको टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, यही होती है टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। वो बच्चे टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस सत्यम आपने अपने आंसर में तो बताई थी, बट व्हाट एल्स डू यू थिंक कि केवल क्वांटी नहीं, बाकी सब में भी टेस्ट देना कितना जरूरी है? सर टेस्ट तो जरूरी, मतलब मुझे लगता है कि एक पीवाईक्यूज, जैसे यूपीएससी में भी पीवाईक्यूज बहुत होता है सर। आरबीआई में भले ही वो पेपर रिलीज नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट आपको आइडिया तो दे ही देते हैं कि हाँ इस टॉपिक से इतने आए थे, इस टॉपिक से इतने आए थे, वो तो हमें मिल ही जाता है। तो हमें ये पता है कि टॉपिक ये इतने आए थे, तो आप उनको प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो आप मॉक लगाओ के तभी आपको अपना लेवल पता चलेगा। आप इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आप मल्टीपल मॉक्स देंगे और आपको अपना लेवल पता चलेगा। मैं मॉक दिया, मैंने कभी स्कोर तो इतना फोकस नहीं किया, बट मैंने परसेंटाइल पे जरूर फोकस किया, क्योंकि परसेंटाइल अगर आपकी इंप्रूव हो रही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि कोई मॉक ऐसा होता है, कोई इजी आ गया, बीच में कोई डिफिकल्ट आ गया, तो उसमें तो स्कोर से तो कोई, तो मैंने मॉक तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। और मॉक 2 घंटे का है, और उसके बाद लगभग 2 घंटे 1.5 घंटा आपको एटलीस्ट एनालाइज करना चाहिए कि भाई क्या मिस्टेक्स रह गई हैं। जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, सही हो गया, तो फिर वो छोड़ ही दो, नहीं, उसको देखो कि हाँ ठीक है, क्या पता कि आपका तुक्के में सही हो गया है। भाई आरबीआई एग्जाम ऐसा हो गया कि इसमें कई सारी चीजें तो हम मतलब गैस करते हैं कि हम श्योर नहीं होते हैं, लेकिन हमें मुझे लगता है सर, जैसे अगर हम 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन अगर हम 100% लें, तो उसमें से मुझे लगता है 70% तो हम अटेम्प्ट करते हैं, बाकी 30% हम गैस करते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरी मुझे अंदर से लग रहा है कि हाँ यही होना चाहिए। तो वो अंदर से जो लग रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग और बना सकते हैं अगर हम उसको एनालाइज और अच्छे से करते हैं। तो मैंने इसको ज्यादा फोकस किया था मेरी एटलीस्ट इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश का अलग से कुछ तैयारी किया नहीं था। तो मैंने इंग्लिश में तो वही किया कि हाँ मुझे थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ ये वाला वो होता है सर, सीबीएसई वाले बच्चों का यही होता है कि उन्होंने रूल बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होते हैं, बट ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो यही है। तो मैंने वही किया था, लेकिन वो धीरे धीरे ना वो इम्प्रूव होता चला जाता है।